बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी और पीरियोडिक टेबल के अंदर उसके ट्रेंड्स यानी वेरिएशंस को हमें आज स्टडी करना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा? देखें, पहली बात है कि एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है, लिहाजा एटम क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के असर को ज़ाहिर कर देते हैं। ठीक है, तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? किसी भी एटम के आखिरी शेल में जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी इस्तेमाल होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम के जो आइसोलेटेड हालत में होता है, अलग थलग होता है, उसके आखिरी शेल में, जिसे वैलेंस शेल कहते हैं, आखिरी शेल में जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी इस्तेमाल होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल, इसको केजे पर मोल भी कहते हैं। किलो जूल पर मोल जो है ये आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट है। अब इसको हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि सोडियम एक एटम है। सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसका पहला शेल के, ये एल, ये एम, ये इसका वैलेंस शेल है, ये वाला। अब इसके वैलेंस शेल में ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जब सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम एटम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैट आयन में, यानी पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और लूज करके पॉजिटिव आयन यानी कैट आयन बनाता है, तो जो जितनी एनर्जी को लूज करता है, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है? वो है 496 किलो जूल पर मोल। तो द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, सोडियम Na, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया? Na+ में। तो कितनी एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होगी? 496 किलो जूल पर मोल। तो वो 496 किलो जूल पर मोल जो है वो एनर्जी क्या होगी? ये लूज करेगी, सॉरी, इसको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? प्लस। प्लस का मतलब है कि आपको पता है कि एटम जो है अपने आप इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए एटम एनर्जी गेन करेगा। तो अब ये 496 एनर्जी रिक्वायर्ड है किसको? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। अब सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी क्या कहलाती है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? उसकी वैल्यू कम होती है। अगर फर्स्ट करें सोडियम आप इधर से इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है तो अब इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये एटम भी रहता है, आयन रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है बाकी जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ज्यादा कुव्वत से खींच के रखता है। लिहाजा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? वो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हमेशा ज्यादा होती है, थर्ड उससे भी ज्यादा होती है। तो बेटा, मैंने आपसे कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि किसी भी एटम के जब आइसोलेटेड हालत में होता है उसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए जो कम से कम एनर्जी, ठीक है, इस्तेमाल होती है उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सुन लें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। अब बेटा हम आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स पढ़ेंगे। ट्रेंड्स का मतलब है वेरिएशन, वेरिएशन पीरियड। आप किसी भी पीरियड में, ये मैंने आपके सामने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिखे हैं, ये इनके एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लो अब किसी भी पीरियड में, ये सेकंड पीरियड है, आपके पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो आप किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट से राइट चलते हैं
तो क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट से राइट चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। अब उसकी रीजन क्या है, रीजन ये होती है कि जो आप किसी भी पीरियड में जाते हैं तो शेल्स की तादाद सेम रहती है, जबकि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। यानी न्यूक्लियस की, आसान लफ्जों में कह लें कि न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कुव्वत बढ़ती जाती है किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट चलते हैं। लिहाजा क्या होता है, ठीक है, एटम का साइज क्या होता है, वो श्रिंक होता जाता है, एटम का साइज छोटा होता जाता है। और जब एटम का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूं ये सेकंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो देखिए लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 520, फिर 899, ठीक है, फिर आप ऊपर देखिए आखिर पे के नियॉन की कितनी है, 2081। तो आप देखें कि आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, ठीक है, लेफ्ट से राइट इन ए पीरियड क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इसलिए हो रही है कि एटम का साइज क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, छोटा होता जाएगा। जब एटम का साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स होती है, कशिश की फोर्स, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो बढ़ती जाएगी। जब फोर्स बढ़ेगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। लिहाजा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो आपके पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट इंक्रीज होती है। अगर आप ग्रुप के अंदर चले जाए, किसी भी ग्रुप के अंदर, ठीक है, आप टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आए, आप किसी भी ग्रुप में यूं ऊपर से नीचे की तरफ आए तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती जाती है। बल्कि यूं कहना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या ग्रुप में डिक्रीज होती है, वो गलत हो गया। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, ग्रुप में डिक्रीज होती है। ग्रुप में डिक्रीज क्यों होती है, ठीक है, उसकी रीजन कि जो आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे शेल्स की तादाद बढ़ेगी। जब शेल्स की तादाद बढ़ेगी तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वो रिड्यूस होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या होगा, आसान होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, वो कम इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पहला ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब देखिए लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है 520 और सीजियम की क्या है 377। तो ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ जो है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, वो डिक्रीज होती जा रही है। डिक्रीज इसलिए हो रही है कि मैंने आपको बताया कि एटम का साइज बढ़ता जाता है। जब एटम का साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो जब एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान होगी, वो क्या होगी, फोर्स कम होती जाएगी। जब फोर्स कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होगा तो बेटा क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। इसीलिए आप देखें, ये मैंने पहले ग्रुप में देखा, लिथियम की 520 है, सीजियम की 377। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगी, वो कम होती जाती है। तो बेटा ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।